सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। क्लास 7th की ऑनलाइन क्लास में मैं गुणेश कुमार स्वामी आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है प्राणियों में पोषण के बारे में, जिसमें हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत मुख और मुख गुहिका के बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद मुख और मुख गुहिका के अंदर हमने देखा था कि मुख के अंदर दांत पाए जाते हैं, दांतों के प्रकार हमने पढ़े थे और उनकी कार्य पढ़े थे। आज हम थोड़ा आगे और देखते हैं कि मुख के अंदर दांतों के अलावा और क्या क्या पाया जाता है। लार ग्रंथि भी पाई जाती थी, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम आगे देखते हैं कि मुख के अंदर एक और अंग पाया जाता है। वो अंग आपके सामने है जीभ, जिसके बारे में सब जानते हैं। जीभ एक मांसल पेशीय अंग है। मांसल मतलब मांस से बनी होती है, क्योंकि जीभ के अंदर किसी प्रकार की कोई हड्डी नहीं होती है और पूर्ण रूप से पेशियों की बनी होती है, जो कि पीछे की और मुख गुहिका के अधरतल से जुड़ी होती है। हमारी जो जीभ है, आप कांच के सामने खड़े होकर अपनी जीभ को देखिए, तो जीभ जो है वो पीछे की तरफ जो मुख गुहिका है उस पर लगी होती है, जुड़ी होती है, और इसका जो अग्रभाग है वो स्वतंत्र होता है और जीभ का आगे वाला भाग एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। वह किसी भी अंग से जुड़ा हुआ नहीं होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है और मोड़ते भी हैं। कांच के सामने खड़े होकर आपने मुख को खोलो और देखो, जीभ को आप चारों तरफ घुमाइए तो जीभ का जो आगे वाला भाग है, जो कि क्या एकदम स्वतंत्र होता है, केवल वही चारों दिशाओं में घूम सकता है, लेकिन पीछे वाला जो भाग है वो नहीं घूमता है। क्योंकि वो मुख गुहिका के अधतल से जुड़ा होता है। क्या आपको जीभ के कार्यों के बारे में पता है क्या, कि जीभ से क्या क्या कार्य होते हैं? नॉर्मली हम जानते हैं कि हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। बिना जीभ के हम बोल भी नहीं सकते। आप बोल के देखिए, कहीं ना कहीं आपकी जो जीभ है वो हिलेगी ज़रूर। तो जीभ के संचलन से ही, जीभ के कार्य करने से ही हम बोल सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या काम हो सकते हैं? इसके अतिरिक्त भोजन में जो लार मिलती है भोजन में, उस लार को मिलाने का कार्य करती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे भोजन मुख के अंदर आता है तो लार ग्रंथि से लार निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन इस लार को भोजन के प्रत्येक कण तक मिलाने का कार्य कौन करती है? जीभ करती है। क्योंकि दांत जो होता है भोजन टुकड़ों में तोड़ देता है, भोजन को पीस देता है। जीभ क्या करती है? भोजन को मिलाने का काम करती है। जीभ जब भी हम भोजन करते हैं, जब मुंह के अंदर भोजन जाता है तो आप देख तो हमारी जीभ कार्य करना शुरू कर देती है। वो भोजन को उलटता है, पलटता है, ताकि जो लार है वो लार भोजन के प्रत्येक कण में लग सके, ताकि जो भोजन के साथ में स्टार्च आया है उस स्टार्च को शर्करा के अंदर परिवर्तित किया जा सके। इसीलिए भोजन के पाचन में जीभ एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लार है, उस लार को अच्छी तरह प्रत्येक कण तक या प्रत्येक कण को मिलाने में सहायता करती है। तो दो काम हम देख लिए, बोलने कार्य करती है और लार को भोजन में मिलाने कार्य करती है। तीसरा काम है, भोजन को निगलने में भी सहायता करती है। जब भी आप भोजन को निगलते हो तो उस समय जीभ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर जीभ उस टाइम काम ना करे तो आप भोजन को निगल नहीं पाओगे, उस भोजन को मुख गुहिका से आगे भेज नहीं सकते हैं। तो ये कार्य आगे है। अब एक जीभ द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है, ये भी इसका मेन कार्य आ गया। क्या हम जो चीज़ भी खाते हैं, खट्टी मीठी नमकीन कड़वी कुछ भी खाते हैं, तो ये हमको कोई चीज़ खट्टी लगती है, कोई मीठी लगती है, कोई कड़वी लगती है, इसका ज्ञान हमें कौन कराता है? जीभ करवाती है। अगर जीभ के कुछ अंश काम न करे या जीभ कार्य न करे तो हमको स्वाद का पता ही नहीं लगेगा। हम मीठा खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, कड़वा खा रहे हैं, कुछ भी हमको पता नहीं लगेगा। क्यों पता लगता है जीभ पर स्वाद का? क्योंकि जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है। क्या होती है स्वाद कलिकाएं? मैं आपको दिखा देता हूँ चित्र के अंदर। ये देखिए, ये स्वाद कलिका एक ये रही, इस साइड में भी लगी हुई है और ये भी स्वाद कलिका ही है।
इन विभिन्न प्रकार के स्वाद गलिकाओं से हमें विभिन्न प्रकार के स्वादों का पता लगता है कि क्या मीठा है, क्या नमकीन है, क्या कड़वा है, क्या खट्टा है, जिसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा अभी कि कौन से क्षेत्र से किसका पता लगता है। तो जीभ पर स्वाद गलिकाएँ होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। एक क्रियाकलाप है नीचे दिया हुआ, हम क्रियाकलाप द्वारा हम स्वाद गलिकाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं कि कौन सी जीभ के कौन से भाग पर हमें किस स्वाद का पता लगता है। ये क्रियाकलाप से पता चल जाएगा आपको। क्या करना है इसमें आपको कि निम्न पदार्थों के विलयन त्याग करें। चीनी का विलयन, चीनी को पानी के अंदर घोल लिया। नमक का विलयन, नमक को पानी के अंदर घोल लिया। नींबू का रस और नीम की पत्ती या करेले का रस, ये 4 प्रकार के आपको विलयन बनाने हैं। फिर अपने किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उससे जीभ बाहर निकाल कर सीधी रखने को कही है। अब आंखें अगर खुली रहेगी तो पहचान जाएगी ये चीनी है या ये नमक का घोल है या ये नींबू का रस है। उसकी आंख पर पट्टी बांध लीजिए और अपने मित्र को कहिए कि वो अपनी जीभ को मुख से बाहर निकाले और सीधी रखें। फिर आपको क्या करना है, चित्र में दिखाए गए जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर उपयुक्त में से किसी एक विलयन के नमूने की एक बूंद को रखिए। तो ये चित्र के अंदर आपको क्षेत्र दिखाई दे जीभ के, उन क्षेत्रों पर आप इन विलयनों की एक बूंद डालिए। देखिए कि विलयन रखने के लिए दांत कुरेदने की सीख का उपयोग करें। तो अंगुली से नहीं रखना है क्योंकि अंगुली गंदी हो सकती है, कीटाणु जा सकते हैं, अन्य प्रकार की सामग्री ना लें। तो दांत कुरेदने के लिए जो लकड़ी की छोटी सी सींग आती है, उस सींग का उपयोग करके आप विलयन की एक बूंद लेकर उस मित्र के जीभ के विभिन्न क्षेत्रों पर रखिए। इस प्रक्रिया को अन्य विलयनों के साथ दोहराइए। फिर आप नींबू का रस रख के देखिए, फिर आप नमक के घोल का विलयन रख के देखिए, फिर आप चीनी का घोल रख के देखिए, फिर आप जो भी करेला है या नीम का जो विलयन आपने लिया है उसकी एक एक बूंद बारी बारी से उसके जीभ के विभिन्न क्षेत्रों पर रखिए। क्या होगा, प्रत्येक विलयन के लिए पृथक पृथक सींग का उपयोग करें। विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एक ही सींग से आप बार बार विलयन की बूंद ना रखें। जैसे मान लो चीनी को उससे आपने एक बूंद ली है सींग से, वो उससे जीभ रखी तो उस सींग को आप साइड में रख दो। नई सींग लेनी है, फिर दूसरा विलयन लेना है, उसके जीभ पर रखना है। एक ही सींग से बार बार विलयन को नहीं रखना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र से उसे मीठे, नमकीन, खट्टे और कड़वे स्वाद का पता लगता है। अब अपने मित्र को पूछिए कि उसकी आँख को तो पट्टी बंदी है, उसे पता नहीं क्या है। मित्र को पूछिए कि कौन से क्षेत्र से आपको किस प्रकार के स्वाद का पता लगा। और अब अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करें। आप इस प्रेक्षण को नोट कर लीजिए कि जीभ के कौन से भाग से कौन से स्वाद का आपके मित्र को पता लगा। चित्र 2.6 में दिखाए गए प्रत्येक चित्र में उस स्वाद का नाम लिखिए। क्या केवल भाग से कौन से स्वाद का पता लगा, साइड वाले से कौन सा पता लगा, पीछे वाले के कौन सा पता लगा, और जीभ के मध्य भाग में जो स्वाद गलिकाएँ हैं उससे कौन से स्वाद का पता लगा। ये आप नोट कर लीजिए। जिसका संवेदन अनुभव उसके द्वारा होता है और अन्य साथियों के साथ भी इस क्रियाकलाप को आप दोहरा सकते हैं। तो कौन से स्वाद का किस क्षेत्र से पता लगता है, वो एक छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद मैं वापस आपको बताता हूँ। तब तक आज को रिपीट कीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद मैं फिर से स्वागत करता हूं। ब्रेक में जाने से पहले एक क्रियाकलाप किया था हमने और आपसे ये पूछा था कि जीभ के कौन से क्षेत्र से किस स्वाद का पता लगता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जीभ का ये जो आगे वाला पोर्शन है, ये वाला आगे वाला पोर्शन, इस पोर्शन से हमको मीठे का पता लगता है। कोई भी मीठी चीज़, जैसे हमने चीनी का विलयन लिया था, आपके मित्र के जीभ के रखा था,
तो ये जो आगे वाला क्षेत्र होता है, इस आगे वाले क्षेत्र से हमें मीठे के स्वाद का पता लगता है। फिर इसके पीछे जो आपको ये साइड वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये दोनों भाग, इससे हमें खट्टे स्वाद का पता लगता है कि कौन सी चीज़ खट्टी है। जैसे नींबू का रस हमने लिया था, तो इन जो साइड वाला ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से खट्टेपन का अनुभव होगा। और इसके पीछे जो ये वाला पोर्शन आपके सामने बचा है, ये आपको बताएगा कड़वे का। जिससे अपने लिए क्या लिए थे, नीम का विलियन लिया था या करेले का जूस लिया था, वो कड़वा होता है। वो इस साइड वाले पोर्शन से आपको पता लगता है कि कड़वा स्वाद कौन सा। और जो मध्य में भाग होता है, यहाँ से हमको नमकीन का पता लगता है। कौन से स्वाद का? नमकीन के। नमकीन जो भी खाते हैं ना, उस नमकीन का पता हमको इस किनारे वाला भाग, मध्य वाला भाग से पता लगता है। तो मैंने आपको 4 भाग बता दिए कि इन चारों भागों से कौन कौन से स्वाद का पता लगता है। तो ये क्रिया आप कीजिए अपने और दोस्तों के साथ भी इसको दोहराइए। आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा भाग जो आता है भोजन पाचन तंत्र का, वो है भोजन नली या ग्रसी का। इसका कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है, ज़्यादा कार्य नहीं है। देखते हैं। निकला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। जो भोजन आपने मुख गोहिका से नीचे उतारा, जो मुंह के अंदर आपने उसको टुकड़ों पीस लिया है, काट लिया है, फिर इसको हम गले में उतारते हैं, तो गले के अंदर उतर के कहाँ जाता है? इसे ग्रास नली या ग्रसिका में जाता है। जैसा कि चित्र में आपको दिखाऊंगा अभी। ये ग्रसिका नले गले और वक्ष से होती हुई, कहाँ से? गले और वक्ष से होती हुई जाती है, सीधी अपने आमाशय तक जाएगी। मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ, देखिए। जैसे पाचन तंत्र का चित्र ये आपके सामने आ गया। ये देखिए, ये आपके सामने ग्रास नली, ये रही जो आपको लंबी नली दिखाई दे रही है, ये रही ग्रास नली। देखिए आप, मुख से शुरू होती है और आमाशय तक जाती है। ये लंबी नली होती है ग्रास नली। तो आगे क्या कहती है ग्रास नली के बारे में? कि ग्रसिका या ग्रास नली जो भी है, भोजन नली का, भोजन ग्रसिका जो भी कहते हैं हम इसको, ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। एकदम पतली सी ट्यूब की समान नली है। तो हम देखते हैं कि भोजन जो करते हैं, जो कोर हमने कवा हमने लिया है, वो बड़ा होता है और नली पतली सी होती है। तो इस नली के अंदर संकुचन होता है, यानी फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है। इस फैलने और सिकुड़ने या संकुचन होने से ही भोजन आगे सरकता सरकता एकदम हमारे आमाशय तक आ जाता है। ये देखिए आपके सामने, ये भोजन देखिए, ये भोजन यहाँ आया, या फिर यहाँ गया, नीचे से क्या सरक रहा है। कैसे? संकुचन होने की वजह से ये नीचे की ओर सरकता जाता है। फिर वास्तव में संपूर्ण आहार नली संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ग्रास नली या ग्रसिका ही संकुचित होती है, ऐसा नहीं है, पूरा का पूरी आहार नाल भी संकुचित होती है। इसी वजह से ये भोजन जो है वो आगे से आगे सरकता जाता है और पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों तक पहुंचता रहता है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है। कई बार ऐसा होता है, हम जो भोजन करते हैं नॉर्मली, तो वो आमाशय उसको एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, भोजन पच जाता है। लेकिन कई बार आमाशय किए गए भोजन को स्वीकार नहीं करता है, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। वमन का मतलब होता है उल्टी करना। कई बार हम तो वो चीज़ खाते हैं, पचती नहीं है, तो वो क्या होती है, फिर हमको उल्टी हो जाती है, यानी वमन हो जाता है। तो क्यों हुआ? क्योंकि आमाशय ने उस भोजन को एक्सेप्ट नहीं किया, उस भोजन को स्वीकार नहीं किया है। तो आमाशय ने इस भोजन को वापस उस ग्रसिका से आपके मुख के द्वारा सही से बाहर निकाल देता है। तो इसको मन उल्टी कहते हैं, या साइंस की भाषा में इसको क्या कहते हैं? वमन कहा जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए, जब भोजन के बाद आपने वमन किया और उसके कारण के विषय में सोचिए। कई बार ऐसा होता भी ना कि भोजन करते हैं हमको उल्टी हो जाती है, कारण क्या है? कई बार एक्स्ट्रा भोजन कर लेते हैं, भोजन खाते हैं, मतलब खाया हुआ होता है और फिर इसके ऊपर और भोजन खा लेते हैं। तो आमाशय की भी एक कैपेसिटी होती है भोजन को ग्रहण करने की, और आपने एक्स्ट्रा डाल दिया तो एक्स्ट्रा क्या होता है, आमाशय उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको स्वीकार नहीं करेगा, तो वो वापस भोजन उल्टे के रूप में बाहर जाता है। कई बार हम बासी हुई सड़ी हुई चीज़ें खा लेता है, आमाशय उसको स्वीकार नहीं करता, तो आमाशय उसको वापस उल्टी के रूप में सही से
बाहर निकाल देता है। और इस विषय में सोचिए आप कि उल्टी होने पर कारण क्या है। कभी आपने उल्टी तो सभी ना किसी को हमेशा उल्टी हुई ज़रूर है, कभी न कभी उल्टी हुई है। कारण सोचिए उल्टी का कारण क्या था। तो ये आज आपने दो चीज़ें देखी, तो जीभ के बारे में देखा और एक भोजन ग्रसिका नली या ग्रसिका के बारे में अध्ययन किया है। तो अगला जो पोर्शन आएगा वो आएगा आपके आमाशय, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। आप इसे रिपीट कीजिए। अभी इसी के साथ मैं क्वेश्चन आंसर आपके डाल देता हूँ टेस्ट के लिए, तो तैयारी कीजिए और गूगल फॉर्म जो आपका पेपर आएगा उसको हल कीजिए और अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर हल कीजिए, नंबर लाने का प्रयास कीजिए। जाते जाते आपको लास्ट में निवेदन करता हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।